औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट आज आसिफ शहजाद साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल उनके साथ मौजूद हूँ आसिफ शहजाद फाउंडेशन पे। कल मैंने एक हकीर सी कोशिश की थी कि आप लोगों से सिविल लॉ की वो जो बेसिक्स हैं कि ऐसे कवानीन जिनका इल्म होना किसी भी लॉयर के लिए, किसी भी आम आदमी के लिए ज़रूरी है, उन पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज आसिफ शहजाद साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं, तो मैं उनसे उसी तनाजुर में ये बात करूँगा कि हमें आप बताइएगा कि क्रिमिनल लॉयर जो है उसे किन किन लॉ की अवेयरनेस होनी चाहिए, और अगर किसी क्रिमिनल लॉयर के पास आकर कोई आदमी अपना को बात बताता है, कोई अपना तनाज़ा या अपने साथ होने वाले किसी वाक़या की बात करता है, तो उससे जुर्म कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है और उसके लिए जो मशीनरी है वो कैसे इन मोशन आती है, तो और उसके लिए कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जिनके बारे में हर एक लॉयर को इल्म होना ज़रूरी होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब। मैंने आपका सिविल लॉ के ऊपर जो कल का एक लेक्चर था मैंने वो सुना, और इट वाज रियली आई वाज रियली हैप्पी कि ये एक खूबसूरत लेक्चर था जो नौजवानों के लिए और तमाम लॉयर्स कम्युनिटी के लिए एक तो यकीनन क्रिमिनल लॉ के हवाला से आज हम बात कर रहे हैं। तो क्रिमिनल लॉ बड़ी वसी एक फील्ड है। तो बेसिक्स के हवाला से मैं बात करूं टाइम को बचाते हुए, जो नया वकील है या जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसको बुनियादी तौर पे जो बुनियादी लॉज हैं, आपके पाकिस्तान पीनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये बुनियादी दो लॉज ये हैं, और इसके साथ कानून शहादत, ये तीन बुक्स तो ऐसी हैं कि इसके ऊपर तो उसको ग्रिप होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब जब आप इसको इनके ऊपर आपकी ग्रिप होगी, उसके बाद आगे जो स्पेशल लॉज हैं उसकी तरफ आप जाते जाएंगे। लेकिन इमीडिएटली आपको जो पीपीसी है पाकिस्तान पीनल कोड, और उसके बाद उसका प्रोसीजर जो है उसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। जब भी कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है अपना मौक़िफ़ लेके आता है, तो जब आप उसका मौक़िफ़ लेके उसको एक रिटन शक्ल में देते हैं उसका मौक़िफ़, तो 154 सीआरपीसी के तहत आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन एक्चुअली देना चाह रहे होते हैं, अपने क्लाइंट को हेल्प आउट कर रहे होते हैं उसमें 154 सीआरपीसी, और उसमें आप एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करते हैं जो बिफोर एसएचओ प्रेजेंट की जाती है। उसमें जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं उनके मुताबिक जो है वो ऑफेंस ने कॉन्स्टिट्यूट होना होता है। जो आपके साथ ऑफेंस कमिट हुआ, जो आप एफआईआर में उसको ड्राफ्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली एफआईआर के ऊपर ऑफेंस इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद उसके इनकॉर्पोरेशन के बाद डेफिनेटली एफआईआर लॉज होगी। एफआईआर के बाद एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जब जो एक्यूज़्ड है वो अपनी प्री रेस्ट बेल की शक्ल में आ सकता है। अगर गिरफ़्तार हो जाता है, पुलिस उसके ख़िलाफ़ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस समझती है कि ऐसी एविडेंस मौजूद है, तो उसको गिरफ़्तार कर सकती है। लेकिन एफआईआर जो है टू सेट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन के लिए पहला जो डॉक्यूमेंट है इन शेप वो एफआईआर है। अगर एफआईआर थाना में आप समझते हैं कि आपकी एफआईआर लॉज नहीं होती, आप अपनी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो कंप्लेंट है वो इलाका मजिस्ट्रेट जो है, अगर प्राइवेट कंप्लेंट की शक्ल में आप जाना चाहें तो आप डायरेक्ट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 200 के तहत। और अगर वो ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट है तो फिर वो मैजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे। अदरवाइज़ मैजिस्ट्रेट साहब जो है अगर इख्तियार समात खुद नहीं रखते तो ऊपर सेशन कोर्ट में इख्तियार समात है उसका, तो वो उधर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 192 सीआरपीसी की। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक आम आदमी, एक वकील जो है, उसे बाज़ औक़ात ये नहीं पता होता कि अगर किसी आदमी ने उससे आके बात किया, कोई ये वाक़या पेश आया है, तो जनरली लोगों में रुझान पाया जाता है कि जी किताबों में जो लॉ बताया गया है वो और है, जो अदालतों में प्रैक्टिस होती है वो और है। तो क्या ये आप समझते हैं कि अगर किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अगर किसी ने वाक़या बताया है तो किसी वकील को ये ज़रूरी है कि उसे पता हो कि फ़र्ज़ करें किसी के साथ कोई चोरी की वारदात हुई है,
तो वो जो चोरी का लफ्ज़ जो ताज़ीरात पाकिस्तान में डिफ़ाइन किया गया है, तो उसका रेलिवेंट सेक्शन या उसकी जो पनिशमेंट का उसका इल्म होना कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ ये बुनियादी मामला है बतौर वकील, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो जो बंदा आपके पास आके अपना मौक़िफ़ दे रहा है, डेफिनेटली आप अपनी लीगल लैंग्वेज में उस जो बुक के कंटेंट्स हैं, आपकी पीपीसी के जो ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने के कंटेंट्स हैं, उन तमाम कंटेंट्स को अपनी एफआईआर का हिस्सा बनाएंगे और उसमें जो एविडेंस है वो सारी जो वो आपको दे रहा है उस एविडेंस को उसका हिस्सा बनाएंगे। और डेफिनेटली उसकी अगर एक वकील को खुद अवेयरनेस नहीं है कि ऑफेंस कौन सा कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो फिर आप अगर उसकी एफआईआर ड्राफ्ट करे जाते हैं तो मुमकिन है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी ना बने और जो क्लाइंट आपके पास आया उसकी एफआईआर भी लॉन्च ना हो सके। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात करूं कि फ़र्ज़ करें कि एक आदमी आपके पास आता है बतौर वकील, तो आपको वो अपने पैसे के लेन देन की बात करता है कि फ़लाँ आदमी के साथ मेरा कोई लेन देन का ट्रांजैक्शन है, मैंने उसको रकम दी थी, उसने ये टाइम मुकर्रर किया था। लेकिन उसे अगर आप ये समझें कि आपने उसे फ़ौजदारी लॉ में ट्रीट करना है, तो अगर वो रेलेवेंट लॉ में उसकी ऐसी कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो फिर बतौर अच्छे वकील के उसको क्या तजवीज़ किया जाना चाहिए कि या लाजमी तौर पर उसका फ़ौजदारी मुकदमा ही बिल्टअप करना चाहिए? बहुत अहम क्वेश्चन है और ये हमारी ड्यूटी है हम लॉयर्स की। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहले तो आपको ईमानदारी के साथ उसको ट्रू एडवाइस देना चाहिए, जो आपका, मैं समझता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है बतौर वकील उसको दुरुस्त एडवाइस करना, उसको मशवरा देना। अगर उसका फ़ौजदारी केस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, अगर उसका पैसे का लेन देन है जैसे, और हम वकला जो हैं वो जस्ट उसको अपना केस बनाने के लिए 406 में 406 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या कोई और इस तरह की पिनल क्लॉज की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जो उसकी एक्चुअल रेमेडी नहीं है, आप जस्ट अपनी तमा नफसानी के तहत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी प्रोफेशन के साथ ज़्यादती है। आपको उसमें उसको ट्रूली एडवाइस करें कि आपका एक सिविल जो एक प्रॉपर रेमेडी है वो बनती है और आप जाके सिविल कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करें, और ज़बरदस्ती किसी सिविल लाइबिलिटी को क्रिमिनल लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है तो अकॉर्डिंगली अगर आप उसको एडवाइस कर रहे हैं तो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी की तरफ ज़रूर लेके जाएं। बदकिस्मती से होता यह है कि जब आप उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं और सिविल लाइबिलिटी उसकी छोड़ देते हैं, तो सिविल की तरफ जाते जाते उसका वो टाइम बार्ड हो जाती हैं चीज़ें, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और वो सारा वकला के खाते में वो सारी बात आती है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूं कि अगर देखें जो हमारे यहाँ पे जो छोटे शहर हैं, तहसीलें हैं या ज़िले हैं, तो वहाँ पे जो जनरली कवानीन हैं उनमें दीवानी लॉज जो हैं जिन्हें हम सिविल लॉज कहते हैं, क्रिमिनल लॉज, फौजदारी लॉज जो हैं, यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट, लेबर कोर्ट या बैंकिंग कोर्ट का रुझान बहुत कम होता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती से लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है। तो इसके मुतल्लिक़ आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इन लॉज के मुतल्लिक़ किस हद तक एक लॉयर को हाँ ना होनी चाहिए? मैं समझता हूँ जी कि वकील जो है वो इस तरह से कि जो एक आप बैठे हैं बतौर वकील का लफ्ज़ साथ लगा के बैठे हैं, एडवोकेट का लफ्ज़ लिख के बैठे हैं, तो आम पब्लिक जो है वो समझती ये है कि ये वकील जो है इसको सब पता है, और वो ये आपकी अपनी डेफिनेशंस हैं कि मैं सिविल लॉयर हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं बैंकिंग लॉ का वकील हूँ। तो जो एक आपके पास क्लाइंट आया है वो डिमांड करता है कि आप उसको ट्रूली एडवाइस करें। तो ये डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आप तहसील लेवल पे बैठे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बड़े लेवल पे भी बैठे हैं, आपको बुनियादी कवानीन जो है उसकी रेमेडीज़ का पता होना चाहिए, ताकि एक जो आपके पास क्लाइंट एक आया है उसका जो प्रॉपर फोरम बनता है, आप उसको कम से कम इस पोजीशन में हो कि अगर आप ख़ुद वो नहीं करते, आप बैंकिंग केसेस नहीं करते, आप इनकम टैक्स लॉज के केसेस नहीं करते, रेवेन्यू का केस नहीं करते, लेकिन यू शुड हैव एबिलिटी कि आप उसका मौक़िफ़ लें, उसके बाद उसको एडवाइस करें, उसको रेफ़र करें कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस पे महारत रखता है और फ़लाँ कोर्ट है
वो उसकी जुरिस्डिक्शन का मामला है तो आप रजू करें। अगर वो आपके डिस्ट्रिक्ट में वो कोर्ट इवन नहीं मौजूद तो उसको प्रॉपर रेमेडी जो है आप बताएं कि ये FIA कोर्ट के कोर्ट्स का मामला है, ये बैंकिंग कोर्ट्स का मामला है, तो ये आप उसको कन्वर्ट करके कि सिर्फ सिविल उसको अपनी जुरिस्डिक्शन में लाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये क्लाइंट के साथ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ के स्टूडेंट अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहाँ पे कायदे लॉ कॉलेज हैं, यहाँ पे लिमिट कॉलेज है, मुल्तान लॉ कॉलेज, अच्छे अच्छे मतलब कॉलेजेस में पढ़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब वो चंद हमारे दोस्तों से मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि यार जो आप लोग किताबों में पढ़ के आए हो वो बात और है, जो अदालतों में प्रैक्टिस हो रही है वो बात और है। तो मैं क्रिमिनल लॉ के हवाले से अगर ये बात करूँ तो ये जो अदालती डिस्क्रिशन होती है तो वो किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही होती है? क्या वाकई ऐसी बात है कि किताबों में बताया गया लॉ और होता है, जो अदालतों में एक्सरसाइज हो रही होती है वो और होती है? एब्सोल्युटली नॉट, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारी जो बुक रीडिंग और हमारे लॉ के ऊपर ग्रिप जो है उसके ना होने की वजह से इस तरह की बातें की जाती हैं। एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपने लॉ कॉलेजेस में पढ़ने के बाद शायद ये समझते हैं कि लॉ की डिग्री मिल गई है, और लॉ की डिग्री मिलने के बाद किताबों को बंद करके रख देते हैं और सीना गज़ट लॉ के ऊपर भी ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब आप अपने सीनियर के साथ बैठे हैं और आपने जस्ट कुछ सुनी सुनाई बातें सीख ली, चंद एक बातें, आप बिलीव उनको करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि आप जो एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसका डेफिनेटली प्रोसीजर जो है बाकायदा कोर्ट्स में मौजूद होता है, उसकी रेलेवेंट प्रोविजंस मौजूद होती हैं। ये आपकी बदकिस्मती है कि आप बुक्स को नहीं पढ़ते और उस बुक्स में वो कानून मौजूद है, लेकिन आपने क्योंकि उसमें गो थ्रू नहीं किया, आप ये समझते हैं कि जनाब ये केस और है, वो केस और है। तो ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास किताब का नॉलेज है, आप प्रॉपर उसको आपने रीड किया हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन को आप जानते हैं, बुक्स के साथ साथ आप जो लेटेस्ट लॉ है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है उसको अगर आप जानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप ये बात कभी भी नहीं करेंगे कि किताबों में और है और प्रैक्टिकली और है। और हमारे कॉलेजेस जो हैं, जो भी लॉ कॉलेजेस में से नए आने वाले बच्चे, उनको ये बात यकीनन ये अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें सबसे पहले वहाँ से आने के बाद फर्दर अपनी बुक्स के नॉलेज को कंटिन्यू करना है, उसको इन्हांस करना है, उसकी अपनी बुक रीडिंग की हैबिट जो है, और पर्टिकुलरली जो आपकी प्रेसिडेंट्स बुक्स हैं, PLD की हैं, PLJ की हैं, बाकी बुक्स भी हैं, SCMRs हैं, उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मैं इसमें ऐड करूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे हमने क्रिमिनल लॉ से बात की थी, तो आपके पास एक आदमी आया तो उसने आके आपसे बात की, तो कंसर्न पुलिस स्टेशन मैक्सिमम उसके पास रेमेडी होता है कि वो पुलिस स्टेशन के जो कंसर्न SHO साहब हैं उन्हें अपनी बात बताएं, अपने साथ होने वाले वाक़े के मुतल्लिक़ बताएं। तो बाज़ औक़ात FIR जो है वो जैसे आपने बताया कि 154 के तहत वो FIR लॉज हो जाती है। तो अगर कंसर्न SHO जो है वो FIR लॉज ना करे तो उसके लिए फिर उसके पास आपने एक तो प्राइवेट कंप्लेंट का बताया, तो एक कुछ ज़ाब्ता फौजदारी में कुछ जस्टिस ऑफ पीस के मुतल्लिक़ बात की गई है, उसके हवाले से ज़रा मैं बताइएगा। डेफिनेटली ये 154 है, उसके बाद 22A 22B बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें सेक्शन है, और उसमें ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस दी गई हैं। और उसमें 22A6 जो है, 22A6 उसके तहत 3 किस्म की जो पावर्स जो हैं वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास है। उसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अगर डिनाई होता है बाय दी कंसर्न्ड SHO, तो आप 22A 22B की पिटिशन वहाँ सबमिट करते हैं बिफोर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो हैं वहाँ पे डायरेक्शन पास कर सकते हैं मुतलका SHO को कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है और इसमें आप FIR लॉन्च करें। तो डेफिनेटली एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A और 22B के तहत जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव और पार्स हैं, उनकी एक डिटेल उसके ऊपर बात हो सकती है, एक लंबा लेक्चर है वो एक इंडिपेंडेंटली। तो FIR का अगर SHO FIR लॉन्च नहीं करता तो 22A 22B है, और 22A 22B में अगर वो डिनाई करता आपको एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, तो उसके ऑर्डर को आप रिट में चैलेंज कर सकते हैं बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो वो रेमेडीज़ आपके पास मौजूद हैं। अल्टीमेटली FIR जो है फिर आपकी SHO नहीं करता तो 22A 22B में हो जाएगी, वहाँ से नहीं होती तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप उसको परसू कर सकते हैं, और वहाँ से भी अगर नहीं होती तमाम जगहों पे तो फिर कम से कम आपके पास
प्राइवेट कंप्लेंट वाला ऑप्शन मौजूद रहता है, उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो तो आपके पास, और वो कोर्ट में जाके अपने मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाके उसको एक्सरसाइज करना होता है। हमारी आज की डिस्कशन ज़रा इसी हिसाब से ही चल रही है कि एक लॉयर को क्रिमिनल साइड पे किन किन बातों का इल्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि कुछ ऐसे इलाके जिनमें हमारा जैसे ज़िला उकाड़ा है या बाकी ये ज़िला साहिवाल ये जो डिवीज़न है, तो यहाँ पे कुछ केसेस नारकोटिक्स के मुतल्लिक केसेस होते हैं। तो उनके मुतल्लिक एक वकील को जब वो वकालत में आता है तो कौन सा ऐसा लॉ है जिसकी उन्हें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए? जी, थोड़ी बहुत ही मैंने जैसे पहले बात की, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है 1997 का, कोई बहुत लंबी चौड़ी बुक नहीं है, और वो एक छोटी सी बुक है, और उसकी प्रोविजन जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप उसको डिटेल्डली इसके साथ गो थ्रू करें, और इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो 2000 इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनका आपको इल्म होना चाहिए। और उसके बाद अगरचे ये छोटा सा ट्रायल का एक केस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टीरियोटाइप किस्म की के वे से उसको किया जा रहा है, एक ख़ास स्टीरियोटाइप क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी बड़े खूबसूरत अंदाज में, अगर आपकी कानूनी शहादत पे ग्रिप है, आपको कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के ऊपर ग्रिप है, और जो आने वाली जो प्रेसिडेंट्स हैं इसके ऊपर, जो डे बाय डे इसके ऊपर लॉ इम्प्रूव हो रहा है, अगर आप उसको, और वो लंबी चौड़ी उनकी लिस्ट भी नहीं है, उनकी तादाद में मेरे ख्याल में 4 से 5-6 जजमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक डिटेल से बात की जा सकती है। तो अगर आपके इल्म में वो है तो आप एक अच्छा ट्रायल उसका जो है वो नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट का कर सकते हैं, और उसके ऊपर यकीनन आप बड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे क्रिमिनल ट्रायल, बड़े मर्डर ट्रायल के हवाला से उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप इसको सीखने के लिए कम से कम एक आपको, और नए लोगों को, नए नौजवानों को 9C के केसेस करने चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि ट्रायल का एक बुनियादी जो एक आपको सीखने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, और ये बड़ा सिंपल सा लॉ है, सिंपल सी चीज़ें हैं, और लोगों ने इसको ज़रा सिर्फ मुश्किल कर दिया, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं। हर नया लड़का जो 2 साल 3 साल जिसकी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी समझ के साथ 9C का शानदार केस कंडक्ट कर सकता है। में कि आज ये एक जनरल कॉन्सेप्ट पे बात हो रही थी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे फौजदारी लॉज के हवाले से FIR लॉज होने के बाद क्या प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन पे, उसके बाद ट्रायल पे आपसे बात होगी, और इसमें जो एक बेल स्टेज आती है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात होगी। तो अभी मैं आप लोगों से, जो दोस्त इसको सुन रहे हैं, जिन लोगों ने इसको देखा है, तो उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं होते हैं, तो आपके क्वेश्चन हमारे लिए बड़े मुफीद होंगे। ये मेहरबानी करके आप अपनी क्यूरीज और क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। थैंक यू। एक बात मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, एक्चुअली ये जो यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया है, उसके पीछे बहुत बड़ी जो मेरे ज़हन में जो बात थी वो यही थी कि आजकल मसरूफ़ हैं लोग सारे, जो टीचर्स हैं वो भी मसरूफ़ हैं, स्टूडेंट्स भी अपने अपनी बुक्स को लेके लगे हैं। तो एक ज़्यादा लोगों के लिए मुफीद गुफ्तगू की जाए, जो अवेयरनेस की एक शक्ल बने, और जो आसानी के साथ सबको अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप्स की सूरत में यहाँ पे लाइव एक ट्रांसमिशन की शक्ल में उनके पास एक नॉलेज जो है वो मौजूद हो, उस पर आपके कमेंट्स बड़े रेलेवेंट होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एक चीज़ों को अपने मज़ीद इसको लॉ में बेहतरी लाने के लिए ज़रूर इस पर सोचिए, इस पे क्वेश्चंस कीजिए। ये जो कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब बात होगी तो हम उसको भी ज़रूर एड्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत